दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक सम्मान नितिक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान 3 का जो मिशन है, जो भारतीयों का सपना है कि चंद्रमा पर भारतीय तिरंगा लहराए, आज वह साकार होने जा रहा है और पूरा होने जा रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनकी क्षमता, उनकी जो उनके अंदर प्रतिभा है, उसे अब पूरी दुनिया आज देखेगी किस तरह से उन्होंने चंद्रयान 3 के मिशन को सफल किया है। और अगर पूरी दुनिया के अगर हम स्पेस से साइंस के स्तर पर से देखें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें, तो भारत की सफलता दुनिया की उन सफलताओं में से एक है जो कि गिनी चुनी सफलताएं दुनिया के पटल पर मानी जाती है, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी है। और भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान 3, इसने आज उन तमाम जो शंकाएं थी इस मिशन को लेकर दुनिया के पटल पर, उन सबको खारिज भी कर दिया है, उन सबको खत्म भी कर दिया है। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से लगातार चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के लिए पूरा समर्पण, पूरा त्याग इस मिशन के अंदर दिया है अपना, उसी का परिणाम है कि आज हम चंद्रयान 3 का मिशन देश दुनिया के पटल पर छा चुका है। हालांकि चंद्रयान 1 का जो मिशन था, जो 2009 में शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार यह प्रक्रिया चलती रही। चंद्रयान 2 का मिशन किया गया और चंद्रयान 3 का मिशन आज सफलता की मुकाम पर पहुंच चुका है। और चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बाद जो भारतीय वैज्ञानिकों ने उन मिशन के बाद जो महसूस किया था कि उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उसमें और अच्छा कर सकते हैं मिशन की सफलता के लिए, उन सबको उन्होंने जांचा परखा और उसके बाद चंद्रयान 3 को उस तैयार किया। और चंद्रयान 3 का मिशन आज इसीलिए उस सफलता की तरफ अग्रसर है। और शाम को जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 का मिशन हमारा सफलता के साथ पूरा होगा और जब भारत तिरंगा वहां लहराए और हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी और हर भारतीय गौरवान्वित अपने को महसूस करेगा। दुनिया के पटल पर आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं बात करने के लिए। दीपक शर्मा जी साइंस टीचर है और अनेक वर्षों का उनका अनुभव है। लगातार अपने शोध के माध्यम से, अपने नए नए प्रयोग के माध्यम से बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, उसको बताते हैं कि साइंस का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है और किस तरह से साइंस के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है लगातार अनेक वर्षों से। और आज वह क्षण आ गया है जिसका सपना सभी ने देखा था। और मैं दीपक शर्मा जी से आप सबका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं जो मेरठ में कार्यरत हैं और सीनियर टीचर हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दीपक शर्मा जी, आज वो क्षण आए गए हैं कि जिसका पूरा भारतवर्ष का जो इंतजार कर रहा था, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की जो क्षमताएं थी, उनकी मेहनत थी, आज वह कहीं ना कहीं उस परिणति पर पहुंच रही है। तो चंद्रयान 3 का जो इतिहास रहा है, कब शुरू हुआ था, इसका सपना जो संजोया गया था और आज जिस मुकाम पर यह आ गया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को लिए आप पूरा बताइए इतिहास क्या चंद्रयान 3 के मिशन का। दीपक शर्मा जी। जी, धन्यवाद प्रसाद जी। देखिए, आज वास्तव में गौरव का क्षण है हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो मतलब पूरी कायनात के लिए कहूंगा मैं इसे। तो एक ऐसा क्षण आने वाला है जब भारत दुनिया का ऐसा देश बनेगा जो अकेला एकमात्र सबसे पहले जाने वाला, दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। ये तो बात हो गई। लेकिन अगर चंद्रयान की शुरुआत करें कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो शुरुआत हुई, इसकी नवंबर 2003 में सबसे पहले अप्रूवल मिला भारत सरकार की तरफ से कि ठीक है, हम इसे फंडिंग करेंगे, आप इसे प्लान करिए और हम काम करेंगे। और 2008 में ये लोग चंद्रयान 1 को सफल लैंडिंग वहां का वो करा दिया। और वहां से एक चीज और पता चल गया कि हम लोग जो है पानी है वहां पर। और पहली बार चंद्रयान 1 ने ही बताया था कि हमको कि पानी है वहां पर, पानी की उपस्थिति, उपलब्धता का पता चंद्रयान 1 ने ही दिया था। और चंद्रयान 2 भी फेलियर नहीं माना जाएगा, केवल उसका जो लैंडर था और रोवर था वो वहां जाके गिर गए, प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाटा और वो कम्युनिकेशन जो ऊपर बाहर जो ऑर्बिटर घूम रहा था, उस ऑर्बिटर ने पूरा डाटा, बहुत सारी जानकारियां चंद्रमा के बारे में इकट्ठी की है। ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रयान 2 फेल हो गया था हमारा, नहीं फेल हुआ था वो भी। उसे बहुत सारी, एक ही चीज को छोड़ के बाकी चीजें तो दी उसने, जो बाहर से लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। और उसी का फायदा ये हुआ कि उसका बेनिफिट हमको चंद्रयान 3 के लिए मिला। और चंद्रयान 3 में जाने के बाद वो सारी सुविधाएं हमने इसमें इक्विप्ड तैयार कर ली, जिसकी वजह से अब हम यहाँ उतरने वाले हैं। और उतरने के साथ साथ ही हम बहुत कुछ दुनिया को बताने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पर संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, क्योंकि वहां की जो गड्ढे और खाइयां हैं अंदर की तरफ, वहां अथाह पुराना पानी, बहुत पुराना रखा हुआ पानी हो सकता है, लेकिन वो रास्ते उसके बंद है, ब्लॉक है। तो इस तरीके से वो डब्बों में बंद है,
वहां के गड्ढों के जो डब्बे से बंधे हुए हैं या बड़े बड़े जलाशय बने हुए हैं, उनके अंदर एक तरीके से बैंड में है, तो बैंड से बाहर नहीं आ पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो नेचुरली बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की भी उपस्थिति से फिर वृक्षारोपण और एग्रीकल्चर की बात करी जाएगी। तो ये खास बात है इसके अंदर जो आज चंद्रयान 3 के साथ होने वाली है। और जो लास्ट के जो कहना चाहिए 15-20 मिनट है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। उस दौरान में हम 30 किलोमीटर से जब हम स्पीड शुरू करेंगे तो 1680 मीटर पर सेकंड से रफ्तार शुरू करेंगे। और पहला स्टॉपेज आएगा उसका कहना चाहिए ये रफ ब्रेकिंग वो कहलाता है, इसका जो चरण है ब्रेकिंग चरण जो है पहला रफ ब्रेकिंग चरण कहलाता है, जब वो 1680 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आएगा। लेकिन वो कब तक आएगा? चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर ऊंचाई पर आकर रुकेगा कुछ सेकंड के लिए। और वहां पर तक आते आते वो जो स्पीड जो 1680 मीटर पर सेकंड थी, वो यहाँ तक आते आते 358 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर लगभग नीचे जाएगा और 6.48 पर जाकर रुकेगा। 6.8 पर आकर उसकी स्पीड 336 हो जाएगी, 358 से 336 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और उसके बाद ये यात्रा एकदम से सीधा तेजी के साथ में 356-36 के बाद से सीधा 800 मीटर पर आके रुकेगी। और 800 मीटर पर आने के बाद में 10 सेकंड के लिए करीब ये स्टेबलाइज हो जाएगा और यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। ये खास बात है यहाँ से। और यहाँ पर आकर वो अपने जो है ना सेंसर से चेक करेगा लेजर डालकर कि यहाँ प्लेन जगह है, गड्ढा है, कहाँ लैंड करना चाहिए कहाँ नहीं। 800 मीटर पर आने के बाद डिसाइड करेगा कि अब मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो 800 मीटर से नीचे चलेगा तो उसकी स्पीड जो है 60 मीटर पर 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और 60 मीटर इसे सॉरी 150 मीटर पर ये 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और 60 मीटर तक रहेगी, लगातार एक ही स्पीड रहेगी 150 से आने के बाद में। ये तीसरा चरण शुरू हो जाता है इसका। और उसके बाद जैसे ही हम 150 से नीचे 60 मीटर पर आएंगे और फिर उसके बाद सीधा 10 मीटर पर 10 मीटर वाला जो लास्ट के 10 सेकेंड 10 कहना चाहिए मिनट है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। सेकंड जो है इसमें क्या होने वाला है कि 10 जमीन से सतह से 10 मीटर ऊंचाई, यानी कि एक मकान की बिल्डिंग के बराबर हाइट रह जाएगी। तब भी जब एक मकान के बराबर रह जाएगी तब उस दौरान में ये क्या करेगा, तब वहां पर उसकी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड कर देगा, यानी कि 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर करेगा वो। और तब वह नीचे तक जाते जाते सारे जेट उसके बंद कर दिए जाएंगे, कोई उसमें स्पीड नहीं होगी। और नीचे आते 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 तो बिल्कुल कागज की तरह से, जैसे कागज झूलता हुआ सा आता है ना, साइंस में देखो कागज को फ्लैटली छोड़ दिया जाए तो किस तरह तैरता हुआ आता है, उस तरह से ये तैरता हुआ नीचे आएगा और गड्ढों से बचा के अपने आप को रखेगा। जहां प्लेन सतह होगी वहां पर जाके स्थापित हो जाएगा और वो उतर जाएगा। 6:04 के करीब आसपास में ये ऐसा होने वाला। जी जी, आपने बड़ा विस्तार से बताया। और बात यह है कि चंद्रयान जो 3 का मिशन है, और जब जैसे बताया अभी चंद्रयान 1 का जो मिशन था हमारा 2009 में वह गया था और उसका कहते हैं कि असफल रहा, लेकिन असफल नहीं हुआ कि जैसे आपने बताया कि उसने भी उस अपना जो कार्य है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया है। और उसके आधार पर चंद्रयान 2 का जो मिशन है वह किया गया और चंद्रयान 3 का भी उसी आधार पर उन आंकड़ों के द्वारा, उससे जो आंकड़े जुटाए गए थे हमारे इसरो के द्वारा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा, उसने इस मिशन को उस परिधि तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसा क्या विशेष महत्व है इस पूरे चंद्रयान 3 के मिशन का, जो भारतीय स्पेस क्षेत्र में एक ऐसी उत्कृष्ट पहचान अपनी बना रहा है? और ऐसी क्या आवश्यकता थी कि चंद्रयान जो लगातार चंद्रमा पे मिशन लगातार भेजे जा रहे हैं, क्या है चंद्रमा पर जिसको पता लगाने के लिए तमाम देश, हमारे देश ने आज एक बहुत बड़ा मुकाम उसमें प्राप्त करने जा रहा है? देखिए प्रशांत भाई, इसमें एक बहुत क्लियर स्थिति है कि शुरू में काफी लंबे समय पहले नासा ने और रूस ने बंद कर दिया, अपने अपोलो और लूना के बंद कर दिया था इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था ये कंसेप्ट। आज भी उनका महंगा है और लेकिन महंगा पड़ने के साथ साथ में अब जब उन्हें उस समय उसकी उपलब्धियां नहीं दिखाई थी, समझ में नहीं आया। लेकिन अब जब हम दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मंगल पे जाएंगे तो मंगल पे से लौट के आना अभी एकदम से मुश्किल है। यहाँ से तो आज आ सकता है, चांद से वापस आ सकता है आदमी, क्योंकि पलायन वेग की स्पीड 2 पॉइंट समथिंग रह जाती है। तो इसमें अब जैसे जैसे उसकी वैल्यू पता चल रही है कि अगर वहां पर चांद पर ईंधन हमारा उपलब्ध हो गया, दक्षिण भाग में लिक्विड मात्रा में बहुत कुछ है,
तो यानी कि पानी की भरपूर मात्रा है या उसकी है, तेल खनिज की है, तो जितना भी भंडारण है खनिज का, संपदा का, वो संपदा अगर वहां मिलती है और ईंधन मिलता है, तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब कभी हमें दूर की यात्रा करनी होगी तो पृथ्वी से उड़ेंगे और चांद पे जाके रुक जाया करेंगे, और फिर चांद पे वहां पे अपना रॉकेट में पूरा ईंधन भरेंगे और उसके बाद फिर अगली यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए निकल जाया करेंगे। तो ये होगा, 4 लाख किलोमीटर लगभग के बराबर है दूरी पर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की। तो अगला पड़ाव को एक स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। जैसे सड़कों पे, हाईवे पे चलते हैं तो एक पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, आपको भोजनालय भी मिल जाता है। तो रॉकेट का भोजन आपको वहां चंद्रमा पे ढूंढने खोजने की और इंसानों को भोजन की भी खोजने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशन बनाएं, हॉल्ट स्टेशन बनाएं, बस्ती बनाएं, तो उनके लिए सब्जियां भी उगाएं, उनके लिए, इंसानों के लिए खाना भी और भोजन भी तैयार कर पाएंगे, नहीं पर कर पाएंगे। ये सब प्लानिंग हो रही है। और एक बात और मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 के बाद अगला जो चंद्रयान 4 है, नासा तो अपना भेज नहीं रहा क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए अब उन्होंने कह दिया कि अब हम अपना नहीं भेजेंगे, आप ऐसा करती है भैया, हमारे उपकरण ले जाना, ये ले जाके चांद पर पटक देना, हम चांद से फिर वार्तालाप करते रहेंगे अपने रोवर से। अब ये कह दिया है, तो भारत अब इतने कम पैसों में जो अंतरिक्ष का जो नॉर्मल रास्ता है, नेचुरल पथ है, भारत उसके माध्यम से चंद्रयान 3 पर जा रहा है और इसीलिए वो कम पैसों में कर पा रहा है। लेकिन उनका, नासा का जो कंसेप्ट है, वो तो पूरी बस की बस अंतरिक्ष में ले जाने की बात करते हैं, तो वो बहुत हैवी और पावरफुल इंजनों के साथ में वो इस सब काम वो कर पाते हैं। रूस और नासा के पास में काफी पावरफुल इंजन है। हालांकि 3 देश ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, चौथा देश आज बन जाएगा भारत। तो चौथा देश तो एक तरफ से है ही, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का देश बने, इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी हमारी। तो अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चौथा देश बनेगा। और यदि आप ये देखिए कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की जो प्लान है, हमारा प्लान 1 में हम दक्षिण ध्रुव के उस पार्ट पे उतरेंगे, तो वो दुनिया का पहला देश बनेगा। और यदि प्लान 2 स्टार्ट करते हैं तो वो 400 किलोमीटर दूर बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्लान 2 में वो और उजाले की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा फिर उसे दक्षिण का थोड़ा कॉर्नर पर रहेगा, तो फिर वहां से शुरू करेगा, फिर वापस आएगा, दिन में चलेगा, फिर वो लंबा समय उसके लिए काम करने के लिए होगा, बिल्कुल लेकिन ठीक है। आप वो काम एक बड़ी करेगा। एक बड़ी बात कही आपने कि वहाँ पे एक पावर सेंटर कहीं ना कहीं बन सकता है फ्यूल का, और ऐसा एक स्टेशन बन सकता है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में और कार्य करने के लिए, मतलब वहाँ पे एक बेस स्टेशन बना सकता है। तो अब जो बात बिल्कुल। कही जा रही है कि जैसे हम बात करें अगर कि जैसे फ्यूल का संकट बढ़ रहा है और पेट्रोल या डीजल की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं एक सीमित समय तक के लिए उपलब्ध हो सकती है, तो चंद्रमा पर ऐसे जो एनर्जी का स्रोत अगर पता चलता है, उससे मानव सभ्यता को कितना फायदा होगा, क्या इसके लिए दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं? नहीं, वो पृथ्वी पे तो मुझे नहीं लगता कि वो पृथ्वी पे लाएंगे, वहां के फ्यूल को यूज करेंगे अंतरिक्ष के लिए केवल। यहाँ लाना थोड़ा सा बेकार है, क्यों लेके आना यहाँ पे इतना फ्यूल, इतना सारा खामोखाम। वहां पे यूज करो और वहां से आगे की यात्रा पे निकल जाओ, बस उस तरह से रखेंगे, डिपो बना के रखेंगे अपना, वो डिपो बनेगा वहां। और डिपो बनेगा तो नेचुरली है। आज सुबह कई सारे चैनल पूछ रहे थे रोजगार का क्या होगा, मैं कह रहा हूँ अथाह संभावना है, पूरी दुनिया को इसरो बहुत लोगों को रोजगार देने वाला है आने वाले समय में। और एक बात सुन लीजिए, खाली साइंटिस्टों को रोजगार नहीं मिलने वाला, वहाँ हर सब्जेक्ट के लोगों को मिलेगा। वहाँ ज्योग्राफी के लोगों को मिलेगा, डॉक्टर के लोगों को, बायोलॉजी और बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, हर विषय के जितने भी हैं, मैथमेटिक्स को तो मिल ही रहा है, फिजिक्स वालों को भी मिल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के कैमरामैन सबको जो रोजगार मिलेगा, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको रोजगार ना मिले, क्योंकि एक नई दुनिया में सब कुछ चाहिए। और जब नई दुनिया में सब कुछ चाहिए तो सबको रोजगार भी तैयार है इसरो के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है, मैं ये जो कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है, इस एंगल से कभी किसी ने सोचा नहीं है। मैंने राकेश शर्मा जी से, उनके जन्मदिन पे याद हो आपको, कई साल पहले, 2 साल पहले, उनके 13 जनवरी को हर साल जन्मदिन होता है, देश के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि आइए इन बालकों को क्या फायदा होगा, इनको तो जरा अपना आशीर्वाद दे दो, बता दो। तब उन्होंने बताया था कि गगनयान जो हम तैयार कर रहे हैं, उन तैयारी के लिए जो जरूरत है लोगों की, वो हर विषय की है, हर फील्ड में जरूरत है। क्या नहीं चाहिए, जब नई बस्ती, नई आबादी, नई दुनिया बनेगी, तो नई दुनिया के अंदर जितने भी कामकाजी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सभी तरह के लोग चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए। अरे कौन कहता है कि वहां पर विदेशों में सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए, वहां भी चाहिए।
देखिए अभी जरा शुरू में जो चांद पे जाएंगे वो जरा पढ़े लिखे स्मार्ट और पायलट उस इस तरह से कर्मचारी होंगे, बड़े महंगे पड़ने वाले। आम कर्मचारी जो हमारे यहाँ जमीन पर काम करता है शायद अभी उसे थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन बाद में वो भी जो है चांद पे जाकर काम करेगा। तो साहब मैं ना वहाँ चांद पे रहता हूँ आजकल, और चांद पे मैंने ना सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हर फील्ड के व्यक्ति को वहाँ काम मिलने वाला है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा, हर फील्ड के को। पत्रकार लेखक भी चाहिए वहाँ पर फिर सही बता रहा हूँ, बड़ी बात है, लेकिन बाद रोजगार में मिल जाएगा चाहिए वहाँ कि से। तो बड़ी बात है कि ये रोजगार बात। के हुँ, लिए। और जैसा राकेश शर्मा जी का आपने बीच में उन्हें वो याद किया, और राकेश शर्मा जी वास्तव में भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, भारतीय युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, एक बड़ी उपलब्धि थी। और मुझे वाक़या ध्यान है वो कि हम भी उस समय दूरदर्शन पे देखा करते थे कि जब इंदिरा जी की जो प्रधानमंत्री थी उस समय की तत्कालीन, उन्होंने उनसे पूछा था कि राकेश शर्मा जी से कि आपको कैसा हिंदुस्तान लगता है वहाँ से? उन्होंने कहा सारे जहाँ से अच्छा। तो ऐसे शब्द थे जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित कर दिया था और बड़ा भावुक कर दिया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चंद्रयान 3 का मिशन को देखें, तो आप हाँ क्या उसी भाव जो मजबूत हो रहे हैं दोबारा से, वो जो भावनाएँ लोगों के अंदर आ रही हैं, कि हमारे देश की ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धि है जिससे इसको पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो इसरो का चंद्रयान 3 है, ये खाली चंद्रयान 3 एक सरकारी मिशन या एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है। ये देश और दुनिया को जोड़ने वाला मिशन है, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। देख लीजिए कि चंद्रयान 3 के बाद अभी वो सफल हुआ नहीं हुआ अलग बात है। चंद्रयान 4 में पहले से ही नासा ने तय कर लिया है, यूरोपियन कंट्रीज ने तय कर लिया कि भैया हमारे उपकरण चाँद पे ले जाना। तो ये दुनिया को जोड़ने की बात हो रही है। तोड़ने की बात नहीं हो रही, बहुत बड़ा काम करने जा रहा है इसरो, जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठे हैं, इस समय शायद अफ्रीका में है, कहीं बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल उनका वहीं अटका पड़ा है। अगर शायद भारत में होते तो शायद पहुंच गए होते अब तक इसरो में, क्योंकि प्रधानमंत्री और देश का सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री, उसका सपोर्ट अगर इसरो जैसी बड़ी संस्था को नहीं मिलेगा तो मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है काम करना। तो इसलिए ये काम होगा और बढ़िया तरीके से होगा, और हम सब देश के गौरवान्वित हैं और पूरे देश को ये मौका मिलने वाला बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार की बहुत सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है, और जैसे इसरो की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार जो थी, और लगातार जिस तरह से इसरो को एक ऐसा संबल सरकार के द्वारा मिला, चाहे सरकार किसी की रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से हमेशा इसरो को बढ़ावा दिया गया, उनकी क्षमताओं को परखा गया, उनके वैज्ञानिक जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया गया, विश्वास किया गया, आज उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा कदम भारत का एक पूरी दुनिया के पटल पर स्थापित होने जा रहा है। और एक बात और पूछना चाहूँगा बड़ी, कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति में चंद्रमा को लेकर बड़ी एकदम से ऐसी कहानी है जो लोगों को जोड़ती है आपस में। दादी, नानी, माँ हमेशा चंदा मामा की है। कहानियाँ छोटे बच्चों को सुनाती हैं, और सीधा एक बचपन से ही हर बच्चे का एक चंद्रमा के साथ कहीं न कहीं एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो भावनात्मक रिश्ता होता है। वो चंदा बिल्कुल मामा के बिल्कुल। तौर पर उसको याद करता है, या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें चंद्र देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो ये जो कहानियाँ हैं और आज का जो मिशन है, इसको आप कैसे जोड़ते हैं? कैसे इनका परस्पर समन्वय देखते हैं आपस में? देखो, भारत हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माँ है ना? पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। चाँद उसी का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है ना। आपको मैं बता दूँ कि पृथ्वी का जो उम्र है टोटल अभी तक की 471 करोड़ वर्ष हो गए। 471 करोड़ में से शुरू के जो जब 6 से 17 करोड़ वर्ष हुए थे, उसके दौरान में एक थियो ग्रह था, थियो नाम का, कोई बाहर से आता हुआ, वो थियो ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, और उसके टकराने की वजह से ये चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ये है कहानी। और चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का एक हिस्सा हो गया, पृथ्वी का भाई हो गया, है ना? तो जब हम भारत को माता मान रहे हैं, पृथ्वी को माता मान रहे हैं, शिवलिंग मान रहे हैं, तो नेचुरली जब उसका भाई है, उसका हिस्सा है, तो उसको भाई मानेंगे ना। तो माँ का भाई मामा हुआ। चंदा मामा जो हम कहते हैं उसके पीछे कारण चंदा मामा इसलिए पड़ा कि ये है पृथ्वी का भाई, और हम बच्चे हैं पृथ्वी माँ के, है ना? तो वसुधैव कुटुम्बकम पूरे घर परिवार के लिए। और रही बात उसकी कि इसीलिए उनको जोड़कर एक रिश्ते बनाए गए। और मैं समझता हूँ कि जब हम अध्यात्म अपने भारतीय धर्म और संस्कृति को किसी साइंटिफिक एनालिसिस से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा-सीधा सा कि हम एक तरीके से उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को व्यक्त व्यक्त कर रहे हैं,
जो जीवन में बढ़ने के लिए आगे सफल जीवन को यापन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि पीपल का जो पेड़ है या बड़े पेड़ जो होते हैं उसमें कलावा मंदिर के पास देखो बहुत सारे कलावे बांधते हैं वहाँ पर। तो ये जो कलावा बांधने की जो वो है, उसके पीछे कारण ये है कि चीता जब कलावा बांधे जाएगा तो चीते को लगेगा इससे आगे दुनिया नहीं है, तो इससे ऊपर मत जाओ। तो जितना वो पेड़ के ऊपर जाएगा तो उतना ही उसको खोदना और खाना शुरू कर देगा, पेड़ को खोखला कर देगा, खोखला करेगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ऑक्सीजन देना बंद कर देगा पेड़। तो इस तरह से चीते नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चीते एक बढ़िया सफाई कर्मचारी हैं, अगर जंतुओं की भाषा में देखा जाए। तो इसीलिए हमारा धार्मिक और साइंटिफिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें अलग करके देखना मैं समझता हूँ कि अज्ञानता है और मूर्खता है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। धर्म इज ए लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन की कला है, हमारे जीवन का तरीका है, और वो हम हर आदमी का होता है। इसलिए ये हमारा सनातनी धर्म है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अपने में आपके बड़े शोध देखे भी मैंने, पढ़े भी हैं। और लगातार आप जो अंधविश्वास है उस पर बड़ा उठाव करते रहे हैं कि अंधविश्वास को आप बड़ा जिस तरह की चर्चा लोगों में रहती है उसको भी रोकने के लिए साइंस के जो तमाम तर्क हैं जो आप बड़े विस्तार से उसको समझाते भी हैं। तो जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उन्होंने सभी जो आवश्यक तत्व हैं पृथ्वी के सृष्टि के, उसको कहीं ना कहीं हुँ। धार्मिकता से जोड़ा, जिससे कि वो उसकी माने, उसकी रक्षा करें। तो साइंस भी हमारा यही कहता है, उन सब बातों को कहीं न कहीं वह भी प्रमाणित करता है साइंस भी हमारा। तो आप इसको नहीं किस तरह से परिभाषित पूरे विषय को? देखो, बहुत सीधी-सी बात है, जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, तो माँ कहती है, "ले बेटा 1 चम्मच दही खा जा।" है ना? तो दही क्यों खा जाए? क्योंकि उसके स्टोमक में, उसके पेट में अगर गर्मी ना पैदा हो, उसको ठंडक बनी रहे। अगर ठंडक बनी रहेगी तो वो मानसिक रूप से ठंडा रहेगा। पेट में अगर गर्मी है तो दिमाग काम नहीं करेगा। ये एक बायोलॉजी किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि पेट अगर खराब है, पेट में गर्मी बनी हुई है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे, अच्छा पेपर नहीं लिख के आओगे तुम, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा ढंग से। इसलिए एक छोटी-सी दही, ज़रा-सी सी दही आपको पेपर के लिए इसलिए खिलाई जाती थी कि जब बेटा पेपर देने जाए तो ले बेटा दही खा के जा। ये अब बताइए धर्म के साथ में साइंटिफिक कितना लॉजिक है इसके पीछे। हाँ, कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, अगर वो तर्कपूर्ण आधार पर और हमें फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जो भी विश्वास है या जो भी मान्यताएँ हैं, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो मान्यता दुरुपयोग कर रही है सामाजिक सिस्टम पे या सामाजिकता का हनन कर रही है, तब वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उसको देखने की और समझने की ज़रूरत जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज बड़ी विस्तार से आपने पूरे चंद्रयान 3 की मिशन के बारे में बड़ा विस्तार से बताया। और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा भी पसंद आएगी। और क्योंकि चंद्रयान 3 का जो मिशन है, हर भारतीय के लिए गौरव के क्षण लाने वाला मिशन है। और हर भारतीय कहीं न कहीं गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है इस मिशन की सफलता को लेकर। और लगातार बहुत सपने भारतीयों ने, भारतवासियों ने देखे हैं कि हमारा भी झंडा, जो देश का तिरंगा है, चंद्रमा पे लहराए। और आज ऐसा लगता है वो क्षण हमारे पास बहुत ही नज़दीक है। और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द ही हम वो सफलता का परचम हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो लहराया जाने वाला चंद्रमा चंद्रमा पर, आज उसको हम साकार होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। और मैं अपने है। इस मंच के बिल्कुल, माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को नमन भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो उत्कृष्टता है, आज पूरी दुनिया उसको नमन करेगी, अभिनंदन करेगी उसका। और मैं दीपक शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरे विषय को जितना सार्वभौमिक विश्लेषण उसका किया है। और निश्चित रूप से वो हमारे दर्शकों के लिए जानकारी ज़रूर देगी और उन्हें पसंद भी आएगी। और मैं आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं बच्चे और युवा पीढ़ी है जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी आज का जो मिशन की सफलता है, वह बहुत ही प्रेरणा उन्हें प्रदान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दीपक शर्मा जी का पुनः बिल्कुल। आभार और धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद भाई। और इसके साथ मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।
के पटल पर उनकी जो प्रतिभा है वह स्थापित हो चुकी है। और आज भारत का जो बहुत ही महत्वाकांक्षी जो एक योजना, महत्वाकांक्षी जो प्रोग्राम है स्पेस का, चंद्रयान-3, आज वह अपने जो उस परिणति है उस पर पहुंच रहा है। और चंद्रयान-3 3 के प्रति जो है भारतीय वैज्ञानिकों ने दृष्टिकोण अपनाया था, जो सपना देखा था वह साकार होने जा रहा है। जो भारत के करोड़ों लोगों का सपना था कि चंद्रमा पर अपनी देश की उपस्थिति वहां दर्ज की जाए, आज वह जो सपना है वह साकार होने जा रहा है। और इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक वास्तव में बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत अभिनंदन के पात्र हैं। और चंद्रयान-3 का जो सफर है, जिस तरह शुरू हुआ था, उसके पीछे का इतिहास पूरा क्या है, और जो 50 के दशक में इसरो की स्थापना के द्वारा जो भारत के वैज्ञानिकों ने जो सपना रचा था देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, आज वह सपना एक बहुत बड़ा साकार हो रहा है। और साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में भारत एक ऐसे कदम रख रहा है जो सैकड़ों सालों, हजारों सालों तक हमेशा याद किए जाएंगे। आज चंद्रयान-3 वह सब इतिहास रचने जा रहा है जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से पूरा भारतवर्ष कर रहा था। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ जो साइंस टीचर हैं, जिनके व्याख्यान पूरे देश के अंदर होते हैं, जिनके शोध लगातार देश के अंदर प्रकाशित होते हैं, और वह अपने साइंस के माध्यम से, साइंस की कार्यशाला के माध्यम से जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, उसका मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरह साइंस के अंदर कैरियर बनाया जा सकता है। और साइंस की जो तमाम संभावनाएं उसके अंदर हैं, उसको वह बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों को समझाते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान क्या है, अंतरिक्ष के अंदर कितने गुण रहते हैं, जिसकी जानकारी मानव सभ्यता को होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए चंद्रयान-3 के पूरे मिशन को चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, जो मेरठ में कार्यरत हैं और सीनियर टीचर हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दीपक शर्मा जी, आज वो क्षण आए गए हैं कि जिसका पूरा भारतवर्ष का जो इंतजार कर रहा था, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की जो क्षमताएं थी, उनकी मेहनत थी, आज वह कहीं ना कहीं उस परिणति पर पहुंच रही है। तो चंद्रयान-3 का जो इतिहास रहा है, कब शुरू हुआ था, इसका सपना जो संजोया गया था, और आज जिस मुकाम पर यह आ गया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप पूरा बताइए इतिहास क्या चंद्रयान-3 के मिशन का। दीपक शर्मा जी। जी, धन्यवाद प्रसाद जी। देखिए, आज वास्तव में गौरव का क्षण है हमारे लिए और पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो मतलब पूरी कायनात के लिए कहूँगा मैं इसे। तो एक ऐसा क्षण आने वाला है जब भारत दुनिया का ऐसा देश बनेगा जो अकेला एकमात्र सबसे पहले जाने वाला, दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है। ये तो बात हो गई। लेकिन अगर चंद्रयान की शुरुआत करें कि चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 जो शुरुआत हुई, इसकी नवंबर 2003 में सबसे पहले अप्रूवल मिला भारत सरकार की तरफ से कि ठीक है, हम इसे फंडिंग करेंगे, आप इस पे प्लान करिए और हम काम करेंगे। और 2008 में ये लोग चंद्रयान-1 को सफल लैंडिंग का वहां का वो करा दिया। और वहां से एक चीज और पता चल गया कि हम लोग जो है पानी है वहां पर। और पहली बार चंद्रयान-1 ने ही बताया था कि हमको कि पानी है वहां पर, पानी की उपस्थिति, उपलब्धता का पता चंद्रयान-1 ने ही दिया था। और चंद्रयान-2 भी फेलियर नहीं माना जाएगा, केवल उसका जो लैंडर था और रोवर था वो वहां जाके गिर गए, प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डाटा और वो कम्युनिकेशन जो ऊपर बाहर जो ऑर्बिटर घूम रहा था, उस ऑर्बिटर ने पूरा डाटा, बहुत सारी जानकारियां चंद्रमा के बारे में इकट्ठी की है। ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रयान-2 फेल हो गया था हमारा, नहीं फेल हुआ था वो भी। उसे बहुत सारी, एक ही चीज को छोड़ के बाकी चीजें तो दी उसने, जो बाहर से लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहा था। और उसी का फायदा ये हुआ कि उसका बेनिफिट हमको चंद्रयान-3 के लिए मिला। और चंद्रयान-3 में जाने के बाद वो सारी सुविधाएं हमने इसमें इक्विप्ड तैयार कर ली, जिसमें की वजह से अब हम यहाँ उतरने वाले हैं। और उतरने के साथ साथ ही हम बहुत कुछ दुनिया को बताने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है। यहाँ पर संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, क्योंकि वहां की जो गड्ढे और खाइयां हैं अंदर की तरफ, वहां अथाह पुराना पानी, बहुत पुराना रखा हुआ पानी हो सकता है, लेकिन वो रास्ते उसके बंद है, ब्लॉक है। तो इस तरीके से वो डब्बों में बंद है, वहां के गड्ढों के जो डब्बे से बंधे हुए हैं या बड़े बड़े जलाशय बने हुए, उनके अंदर एक तरीके से बंद, बैंड में है, तो बैंड से बाहर नहीं आ पाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो नेचुरली बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से फिर वृक्षारोपण और एग्रीकल्चर की बात करी जाएगी। तो ये खास बात है इसके अंदर जो आज चंद्रयान-3 के साथ होने वाली है। और जो लास्ट के जो कहना चाहिए 15-20 मिनट है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। उस दौरान में हम 30 किलोमीटर से जब हम स्पीड शुरू करेंगे तो 1680 मीटर पर सेकंड से रफ्तार शुरू करेंगे। और पहला स्टॉपेज आएगा उसका
कहना चाहिए ये रफ ब्रेकिंग वो कहलाता है, इसका जो चरण है, ब्रेकिंग चरण जो है पहला रफ ब्रेकिंग चरण कहलाता है, जब वो 1680 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आएगा। लेकिन वो कब तक आएगा? चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर ऊंचाई पर आकर रुकेगा कुछ सेकंड के लिए, और वहां पर तक आते आते वो जो स्पीड जो 1680 मीटर पर सेकंड थी, वो यहाँ तक आते आते 358 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। उसके बाद फिर 1 किलोमीटर लगभग नीचे जाएगा और 6.48 पर जाकर रुकेगा। 6.8 पर आकर उसकी स्पीड 336 हो जाएगी, 358 से 336 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और उसके बाद ये यात्रा एकदम से सीधा तेजी के साथ में 356 के बाद से सीधा 800 मीटर पर आके रुकेगी, और 800 मीटर पर आने के बाद में 10 सेकंड के लिए करीब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, और यहाँ पर आते आते उसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकंड रह जाएगी। ये खास बात है यहाँ से। और यहाँ पर आकर वो अपने जो है ना सेंसर से चेक करेगा लेजर डालकर कि यहाँ प्लेन जगह है, गड्ढा है, कहाँ लैंड करना चाहिए कहाँ नहीं। 800 मीटर पर आने के बाद डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है। और जैसे ही वो 800 मीटर से नीचे चलेगा तो उसकी स्पीड जो है 60 मीटर पर 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 60 मीटर इसे सॉरी 150 मीटर पर ये 60 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 60 मीटर तक रहेगी, लगातार एक ही स्पीड रहेगी 150 से आने के बाद में। ये तीसरा चरण शुरू हो जाता है इसका। और उसके बाद जैसे ही हम 150 से नीचे 60 मीटर पर आएंगे, और फिर उसके बाद सीधा 10 मीटर पर। 10 मीटर वाला जो लास्ट के 10 सेकेंड 10 कहना चाहिए मिनट है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। सेकंड जो है इसमें क्या होने वाला है कि 10 जमीन से सतह से 10 मीटर ऊंचाई, यानी कि एक मकान की बिल्डिंग के बराबर हाइट रह जाएगी। तब भी जब एक मकान के बराबर रह जाएगी, तब उस दौरान में ये क्या करेगा, तब वहां पर उसकी स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड कर देगा, यानी कि 10 मीटर को 10 सेकंड में कवर करेगा वो। और तब वह नीचे तक जाते जाते सारे जेट उसके बंद कर दिए जाएंगे, कोई उसमें स्पीड नहीं होगी, और नीचे आते 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 तो बिल्कुल कागज की तरह से, जैसे कागज झूलता हुआ सा आता है ना, साइंस में देखो कागज को फ्लैटली छोड़ दिया जाए तो किस तरह तैरता हुआ आता है, उस तरह से ये तैरता हुआ नीचे आएगा, और गड्ढों से बचा के अपने आप को रखेगा। जहां प्लेन सतह होगी वहां पर जाके स्थापित हो जाएगा, और वो उतर जाएगा 6:04 के करीब आसपास में। ये ऐसा होने वाला। जी जी, आपने बड़ा विस्तार से बताया। और बात यह है कि जी चंद्रयान जो 3 का जो मिशन है, और जब जैसे बताया कि चंद्रयान 1 का जो मिशन था हमारा 2009 में वह गया था, और उसका कहते हैं कि असफल रहा, लेकिन असफल नहीं हुआ कि जैसे आपने बताया कि उसने भी अपना जो कार्य है उसे कहीं ना कहीं पूरा किया है, और उसके आधार पर चंद्रयान 2 का जो मिशन है वह किया गया, और चंद्रयान 3 का भी उसी आधार पर उन आंकड़ों के द्वारा, उससे जो आंकड़े जुटाए गए थे हमारे इसरो के द्वारा, जो वैज्ञानिकों के द्वारा, उसने इस मिशन को उस परिधि तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया है। तो ऐसा क्या विशेष महत्व है इस पूरे चंद्रयान 3 के मिशन का, जो भारतीय स्पेस क्षेत्र में एक ऐसी उत्कृष्ट पहचान अपनी बना रहा है? और ऐसी क्या आवश्यकता थी कि चंद्रयान जो लगातार चंद्रमा पे मिशन लगातार भेजे जा रहे हैं, क्या है चंद्रमा पर जिसको पता लगाने के लिए तमाम देश, हमारे देश ने आज एक बहुत बड़ा मुकाम उसमें प्राप्त करने जा रहा है? देखिए प्रशांत भाई, इसमें एक बहुत क्लियर स्थिति है कि शुरू में काफी लंबे समय पहले नासा ने और रूस ने बंद कर दिया, अपने अपोलो और लूना के बंद कर दिया था इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा था ये कंसेप्ट। आज भी उनका महंगा है, और लेकिन महंगा पड़ने के साथ साथ में अब जब उन्हें उस समय उसकी उपलब्धियां नहीं दिखाई थी, समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब हम दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, मानव को भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मंगल पे जाएंगे तो मंगल पे से लौट के आना अभी एकदम से मुश्किल है हैं। यहाँ से तो आज आ सकता है, चांद से वापस आ सकता है आदमी, क्योंकि पलायन वेग की स्पीड 2 पॉइंट समथिंग रह जाती है। तो इसमें अब जैसे जैसे उसकी वैल्यू पता चल रही है कि अगर वहां पर चांद पर ईंधन हमारा उपलब्ध हो गया, दक्षिण भाग में लिक्विड मात्रा में बहुत कुछ है, तो यानी कि पानी की भरपूर मात्रा है, या उसकी है तेल खनिज की है, तो जितना भी भंडारण है खनिज का, संपदा का, वो संपदा अगर वहां मिलती है और ईंधन मिलता है, तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि जब कभी हमें दूर की यात्रा करनी होगी तो पृथ्वी से उड़ेंगे और चांद पे जाके रुक जाया करेंगे, और फिर चांद पे वहां पे अपना रॉकेट में पूरा ईंधन भरेंगे, और उसके बाद फिर अगली यात्रा के लिए, लंबी यात्रा के लिए निकल जाया करेंगे। तो ये होगा 4 लाख किलोमीटर लगभग के बराबर है दूरी पर है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की।
तो अगला पड़ाव को एक स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। जैसे सड़कों पे हाईवे पे चलते हैं तो एक पेट्रोल पंप भी मिल जाता है, आपको भोजनालय भी मिल जाता है। तो रॉकेट का भोजन आपको वहां चंद्रमा पे ढूंढने और खोजने की, और इंसानों को भोजन की भी खोजने की तैयारी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर एक स्टेशन बनाए, हॉल्ट स्टेशन बनाए, बस्ती बनाए, तो उनके लिए सब्जियां भी उगाएं, उनके लिए, इंसानों के लिए खाना भी और भोजन भी तैयार कर पाएंगे, नहीं पर कर पाएंगे। ये सब प्लानिंग हो रही है। और एक बात और मैं बता दूं कि चंद्रयान 3 के बाद अगला जो चंद्रयान 4 है, नासा तो अपना भेज नहीं रहा क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए अब उन्होंने कह दिया कि अब हम अपना नहीं भेजेंगे, आप ऐसा करती है भैया, हमारे उपकरण ले जाना, ये ले जाके चांद पर पटक देना, हम चांद से फिर वार्तालाप करते रहेंगे अपने रोवर से। अब ये कह दिया है, तो भारत अब इतने कम पैसों में जो अंतरिक्ष का जो नॉर्मल रास्ता है, नेचुरल पथ है, भारत उसके माध्यम से चंद्रयान 3 पर जा रहा है, और इसीलिए वो कम पैसों में कर पा रहा है। लेकिन उनका, नासा का जो कंसेप्ट है, वो तो पूरी बस की बस अंतरिक्ष में ले जाने की बात करते हैं। तो वो बहुत हैवी और पावरफुल इंजनों के साथ में वो इस सब काम वो कर पाते हैं। रूस और नासा के पास में काफी पावरफुल इंजन है। हालांकि 3 देश ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, चौथा देश आज बन जाएगा भारत। तो चौथा देश तो एक तरफ से है ही, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग का देश बने, इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी हमारी। तो अगर चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो चौथा देश बनेगा। और यदि आप ये देखिए कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की जो प्लान है, हमारा प्लान 1 में हम दक्षिण ध्रुव के उस पार्ट पे उतरेंगे, तो वो दुनिया का पहला देश बनेगा। और यदि प्लान 2 स्टार्ट करते हैं तो वो 400 किलोमीटर दूर बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा प्लान 2 में वो और उजाले की तरफ चला जाएगा, थोड़ा सा फिर उसे दक्षिण का थोड़ा कॉर्नर पर रहेगा, तो फिर वहां से शुरू करेगा, फिर वापस आएगा, दिन में चलेगा, फिर वो लंबा समय उसके लिए काम करने के लिए होगा। बिल्कुल लेकिन ठीक है। आप वो काम एक बड़ी करेगा। एक बड़ी बात कही आपने कि वहाँ पे एक पावर सेंटर कहीं ना कहीं बन सकता है फ्यूल का, और ऐसा एक स्टेशन बन सकता है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में और कार्य करने के लिए, मतलब वहाँ पे एक बेस स्टेशन बना सकता है। तो अब जो बात बिल्कुल। कही जा रही है कि जैसे हम बात करें अगर कि जैसे फ्यूल का संकट बढ़ रहा है, और पेट्रोल या डीजल की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं एक सीमित समय तक के लिए उपलब्ध हो सकती है, तो चंद्रमा पर ऐसे जो एनर्जी का स्रोत अगर पता चलता है, उससे मानव सभ्यता को कितना फायदा होगा, क्या इसके लिए दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं? नहीं, वो पृथ्वी पे तो मुझे नहीं लगता कि वो पृथ्वी पे लाएंगे, वहां के फ्यूल को यूज करेंगे अंतरिक्ष के लिए केवल। यहाँ लाना थोड़ा सा बेकार है, क्यों लेके आना यहाँ पे इतना फ्यूल, इतना सारा खामोखाम। वहां पे यूज करो और वहां से आगे की यात्रा पे निकल जाओ, बस उस तरह से रखेंगे, डिपो बना के रखेंगे अपना, वो डिपो बनेगा वहाँ। और डिपो बनेगा तो नेचुरली है। आज सुबह कई सारे चैनल पूछ रहे थे रोजगार का क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि अथाह संभावना है। पूरी दुनिया को इसरो बहुत लोगों को रोजगार देने वाला है आने वाले समय में। और एक बात सुन लीजिए, खाली साइंटिस्टों को रोजगार नहीं मिलने वाला, वहाँ हर सब्जेक्ट के लोगों को मिलेगा। वहाँ ज्योग्राफी के लोगों को मिलेगा, डॉक्टर के लोगों को, बायोलॉजी और बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, हर विषय के जितने भी हैं, मैथमेटिक्स को तो मिल ही रहा है, फिजिक्स वालों को भी मिल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के कैमरामैन सबको जो रोजगार मिलेगा। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको रोजगार ना मिले, क्योंकि एक नई दुनिया में सब कुछ चाहिए, और जब नई दुनिया में सब कुछ चाहिए तो सबको रोजगार भी तैयार है इसरो के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है, मैं ये जो कह रहा हूँ इतना आसान नहीं है, इस एंगल से कभी किसी ने सोचा नहीं है। मैंने राकेश शर्मा जी से, उनके जन्मदिन तो याद हो आपको, कई साल पहले, 2 साल पहले, उनके 13 जनवरी को हर साल जन्मदिन होता है, देश के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं। उनसे जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूछ रहा था कि आइए इन बालकों को क्या फायदा होगा, इनको तो जरा अपना आशीर्वाद दे दो, बता दो। तब उन्होंने बताया था कि गगनयान जो हम तैयार कर रहे हैं, उन तैयारी के लिए जो जरूरत है लोगों की, वो हर विषय के है, हर फील्ड में जरूरत है। क्या नहीं चाहिए, जब नई बस्ती, नई आबादी, नई दुनिया बनेगी, तो नई दुनिया के अंदर जितने भी कामकाजी लोग हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सभी तरह के लोग चाहिए। सफाई कर्मचारी भी चाहिए। अरे कौन कहता है कि वहां पर विदेशों में सफाई कर्मचारी नहीं चाहिए, वहां भी चाहिए। लेकिन अभी जरा शुरू में जो चांद पे जाएंगे, वो जरा पढ़े लिखे, स्मार्ट और पायलट उस इस तरह से कर्मचारी होंगे, बड़े महंगे पड़ने वाले। आम कर्मचारी जो हमारे यहाँ जमीन पर काम करता है, शायद अभी उसे थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन बाद में वो भी जो है चांद पे जाकर काम करेगा। तो साहब, मैं वहाँ चांद पे रहता हूँ आजकल, और चांद पे मैंने ना सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हर फील्ड के व्यक्ति को वहाँ काम मिलने वाला है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड का हो, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा, हर फील्ड के को। पत्रकार लेखक भी चाहिए वहाँ पर फिर सही बता रहा ये हूँ। बड़ी बात
लेकिन बाद रोजगार में मिल जाए चाहिए पास कि तो बड़ी ये बात है कि ये रोजगार बात। के हम्म। लिए। और जैसा राकेश शर्मा जी का आपने बीच में उन्हें वो याद किया, और राकेश शर्मा जी वास्तव में भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, भारतीय युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, एक बड़ी उपलब्धि थी। और मुझे वाकया ध्यान है वो कि हम भी उस समय दूरदर्शन पे देखा करते थे कि जब इंदिरा जी की जो प्रधानमंत्री थी उस समय की तत्कालीन, उन्होंने उनसे पूछा था कि राकेश शर्मा जी से कि आपको कैसा हिंदुस्तान लगता है वहां से, उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। तो ऐसे शब्द थे जिसने हर भारतीय को गौरवान्वित कर दिया था और बड़ा भावुक कर दिया था। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चंद्रयान 3 का मिशन को देखें तो आप हाँ क्या उसी भाव जो मजबूत हो रहे हैं दोबारा से, वो जो भावनाएं लोगों के अंदर आ रही हैं कि हमारे देश की ऐसी उत्कृष्ट उपलब्धि है जिससे इसको पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो इसरो का चंद्रयान 3 है, ये खाली चंद्रयान 3 एक सरकारी मिशन या एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है। ये देश और दुनिया को जोड़ने वाला मिशन है, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। देख लीजिए कि चंद्रयान 3 के बाद अभी वो सफल हुआ नहीं हुआ अलग बात है। चंद्रयान 4 में पहले से ही नासा ने तय कर लिया है, यूरोपियन कंट्रीज ने तय कर लिया कि भैया हमारे उपकरण चाँद पे ले जाना। तो ये दुनिया को जोड़ने की बात हो रही है। तोड़ने की बात नहीं हो रही। बहुत बड़ा काम करने जा रहा है इसरो, जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में बैठे हैं, इस समय शायद अफ्रीका में है, कहीं बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल उनका वहीं अटका पड़ा है। अगर शायद भारत में होते तो शायद पहुंच गए होते अब तक इसरो में, क्योंकि प्रधानमंत्री और देश का सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, चाहे कोई भी हो प्रधानमंत्री। उसका सपोर्ट अगर इसरो जैसी बड़ी संस्था को नहीं मिलेगा तो मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है काम करना। तो इसलिए ये काम होगा और बढ़िया तरीके से होगा, और हम सब देश के गौरवान्वित हैं और पूरे देश को ये मौका मिलने वाला बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सरकार की बहुत सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। और जैसे इसरो की स्थापना जिस समय हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार जो थी, और लगातार जिस तरह से इसरो को एक ऐसा संबल सरकार के द्वारा मिला, चाहे सरकार किसी की रही हो, प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन जिस तरह से हमेशा इसरो को बढ़ावा दिया गया, उनकी क्षमताओं को परखा गया, उनके वैज्ञानिक जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनकी क्षमताओं पर भरोसा किया गया, विश्वास किया गया, आज उसी का परिणाम है कि आज इनका बड़ा कदम भारत का एक पूरी दुनिया के पटल पर स्थापित होने जा रहा है। और एक बात और पूछना चाहूंगा बड़ी कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति में चंद्रमा को लेकर बड़ी एकदम से ऐसी कहानी है जो लोगों को जोड़ती है आपस में। है। दादा नानी, दादी नानी माँ हमेशा चंदा मामा की कहानियां छोटे बच्चों को सुनाती हैं, और सीधा एक बचपन से ही हर बच्चे का एक चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो भावनात्मक रिश्ता होता है। वो चंदा बिल्कुल मामा के बिल्कुल। तौर पर उसको याद करता है, या हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें चंद्र देवता की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। तो ये जो कहानियां हैं और आज का जो मिशन है, इसको आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे इनका परस्पर समन्वय देखते हैं आपस में? देखो, भारत हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माँ है ना? पृथ्वी को हम माँ मानते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। चाँद उसी का एक पार्ट है, उसी का हिस्सा है ना। आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी का जो उम्र है टोटल अभी तक की 471 करोड़ वर्ष हो गए। 471 करोड़ में से शुरू के जो जब 6 से 17 करोड़ वर्ष हुए थे, उसके दौरान में एक थियो ग्रह था, थियो नाम का, कोई बाहर से आकर हुआ। वो थियो ग्रह पृथ्वी से टकरा गया, और उसके टकराने की वजह से ये चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ये है कहानी। और चंद्रमा यानी कि पृथ्वी का एक हिस्सा हो गया, पृथ्वी का भाई हो गया, है ना? तो जब हम भारत को माता मान रहे हैं, पृथ्वी को माता मान रहे हैं, स्त्रीलिंग मान रहे हैं, तो नेचुरली जब उसका भाई है, उसका हिस्सा है, तो उसको भाई मानेंगे ना। तो माँ का भाई मामा हुआ। चंदा मामा जो हम कहते हैं, उसके पीछे कारण चंदा मामा इसलिए पड़ा कि ये है पृथ्वी का भाई, और हम बच्चे हैं पृथ्वी माँ के, है ना? तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे घर परिवार के लिए। और रही बात उसकी कि इसीलिए उनको जोड़कर एक रिश्ते बनाए गए। और मैं समझता हूँ कि जब हम अध्यात्म अपने भारतीय धर्म और संस्कृति को किसी साइंटिफिक एनालिसिस से जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा कि हम एक तरीके से उस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को व्यक्त कर रहे हैं, जो जीवन में बढ़ने के लिए, आगे सफल जीवन को यापन करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि पीपल का जो पेड़ है या बड़े पेड़ जो होते हैं, उसमें कलावा मंदिर के पास देखो बहुत सारे कलावे बांधते हैं वहाँ पर। तो ये जो कलावा बांधने की जो वो है, उसके पीछे कारण ये है कि चीता जब कलावा बांधे जाएगा तो चीते को लगेगा इससे आगे दुनिया नहीं है, तो इससे ऊपर मत जाओ। तो जितना वो पेड़ के ऊपर जाएगा तो उतना ही उसको खोदना और खाना शुरू कर देगा, पेड़ को खोखला कर देगा। खोखला करेगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, ऑक्सीजन देना बंद कर देगा पेड़।
तो इस तरह से चीते नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि चीते एक बढ़िया सफाई कर्मचारी हैं अगर जंतुओं की भाषा में देखा जाए। तो इसीलिए हमारा धार्मिक और साइंटिफिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें अलग करके देखना मैं समझता हूँ कि अज्ञानता है और मूर्खता है। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। धर्म इज ए लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन की कला है, हमारे जीवन का तरीका है, और वो हम हर आदमी का होता है। इसलिए ये हमारा सनातनी धर्म है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अपने में आपके बड़े शोध देखे भी मैंने, पढ़े भी हैं। और लगातार आप जो अंधविश्वास है, उस पर बड़ा वो करते रहे हैं कि अंधविश्वास को आप बड़ा जिस तरह की चर्चा लोगों में रहती है, उसको भी रोकने के लिए साइंस के जो तमाम तर्क हैं, जो आप बड़े विस्तार से उसको समझाते भी हैं। तो जो हमारी धार्मिक आस्थाएँ हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उन्होंने सभी जो आवश्यक तत्व हैं पृथ्वी के, सृष्टि के, उसको कहीं न कहीं हम्म, धार्मिकता से जोड़ा, जिससे कि वो उसकी माने, उसकी रक्षा करें। तो साइंस भी हमारा यही कहता है, उन सब बातों को कहीं न कहीं वह भी प्रमाणित करता है, साइंस भी हमारा। तो आप इसको नहीं किस तरह से परिभाषित पूरे विषय को? देखो, बहुत सीधी सी बात है, जैसे बच्चा एग्जाम देने जाता है तो माँ कहती है ले बेटे एक चम्मच दही खा जा, है ना? तो दही क्यों खा जाए? क्योंकि उसके स्टोमक में, उसके पेट में अगर गर्मी ना पैदा हो, उसको ठंडक बनी रहे। अगर ठंडक बनी रहेगी तो वो मानसिक रूप से ठंडा रहेगा। पेट में अगर गर्मी है तो दिमाग काम नहीं करेगा। ये एक बायोलॉजी किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि पेट अगर खराब है, पेट में गर्मी बनी हुई है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छा पेपर नहीं लिख के आओगे तुम, क्योंकि दिमाग काम नहीं करेगा ढंग से। इसलिए एक छोटी सी दही, जरा सी दही आपको पेपर के लिए इसलिए खिलाई जाती थी कि जब बेटा पेपर देने जाए तो ले बेटा दही खा के जा। ये आप बताइए, धर्म के साथ में साइंटिफिक कितना लॉजिक है इसके पीछे। हाँ, कुछ अंधविश्वास हो सकते हैं, अगर वो तर्कपूर्ण आधार पर और हमें फायदा पहुंचा रहे हैं, जो भी विश्वास है या जो भी मान्यताएं हैं, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो मान्यता दुरुपयोग कर रही है सामाजिक सिस्टम का, या सामाजिकता का हनन कर रही है, तब वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उसको देखने की और समझने की जरूरत जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज बड़ी विस्तार से आपने पूरे चंद्रयान-3 के मिशन के बारे में बड़ा विस्तार से बताया, और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा भी पसंद आएगी। और क्योंकि चंद्रयान-3 का जो मिशन है, हर भारतीय के लिए गौरव के क्षण लाने वाला मिशन है, और हर भारतीय कहीं न कहीं गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहा है इस मिशन की सफलता को लेकर। और लगातार बहुत सपने भारतवासियों ने देखे हैं कि हमारा भी झंडा, जो देश का तिरंगा है, चंद्रमा पे लहराए। और आज ऐसा लगता है वो क्षण हमारे पास बहुत ही नज़दीक है, और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द ही हम वो सफलता का परचम हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जो लहराया जाने वाला चंद्रमा चंद्रमा पर, आज उसको हम साकार होते हुए बहुत जल्दी देखेंगे। और मैं अपने है। इस मंच बिल्कुल। के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को नमन भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उनकी जो प्रतिभा है, उनकी जो उत्कृष्टता है, आज पूरी दुनिया उसको नमन करेगी, अभिनंदन करेगी उसका। और मैं दीपक शर्मा जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरे विषय को जितना सार्वभौमिक विश्लेषण उसका किया है। और निश्चित रूप से वो हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी जरूर देगी, और उन्हें पसंद भी आएगी। और मैं आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं बच्चे, और युवा पीढ़ी है जो साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी आज का जो मिशन की सफलता है वह बहुत ही प्रेरणा उन्हें प्रदान करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं दीपक शर्मा जी का पुनः बिल्कुल। आभार और धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। लीव कर दिया, वहाँ लीव होगा, लीव का बटन दबा दीजिए वहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए, आज हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है। आज हमारे वैज्ञानिकों की जो क्षमताएं हैं, जो प्रतिभा है, उसे पूरी दुनिया कहीं न कहीं देख, आज पूरी दुनिया में भारत। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही गौरव का दिन है, क्योंकि आज चंद्रयान-3 का जो मिशन है, जो भारतीयों का सपना है कि चंद्रमा पर भारतीय तिरंगा लहराए, आज वह साकार होने जा रहा है और पूरा होने जा रहा है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, उनकी क्षमता, उनकी जो उनके अंदर प्रतिभा है, उसे अब पूरी दुनिया आज देखेगी किस तरह से उन्होंने चंद्रयान-3 के मिशन को सफल किया है। और अगर पूरी दुनिया के, अगर हम स्पेस से साइंस के स्तर पर से देखें, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देखें, तो भारत की सफलता दुनिया की उन सफलताओं में से एक है, जो कि गिनी चुनी सफलताएं दुनिया के पटल पर मानी जाती है। ऐसी जिन्होंने
जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई दी है, जिन्होंने जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी है। और भारतीय ये मून मिशन और भारत का जो मून मिशन है चंद्रयान-3, इसने आज उन तमाम जो शंकाएँ थी इस मिशन को लेकर दुनिया के पटल पर, उन सबको खारिज भी कर दिया है, उन सबको खत्म भी कर दिया है। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से लगातार चंद्रयान-3 के मिशन की सफलता के लिए पूरा समर्पण, पूरा त्याग इस मिशन के अंदर दिया है अपना, उससे उसी का परिणाम है कि आज हम चंद्रयान-3 का मिशन देश दुनिया के पटल पर छा चुका है। हालाँकि चंद्रयान-1 का जो मिशन था, जो 2009 में शुरू हुआ था, उसके बाद से लगातार यह प्रक्रिया चलती रही। चंद्रयान-2 का मिशन किया गया और चंद्रयान-3 ने उन सब मिशन जो पुराने मिशन थे और चंद्रयान-3 का मिशन आज सफलता की मुकाम पर पहुँच चुका है। और चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 के बाद चंद्रयान-3 ने जो जो खामियाँ और चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 और चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 के बाद जो भारतीय वैज्ञानिकों ने उन मिशन के बाद जो महसूस किया था कि उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उसमें और अच्छा कर सकते हैं मिशन की सफलता के लिए, उन सबको उन्होंने जाँचा परखा और उसके बाद चंद्रयान-3 को उस तरह से तैयार किया कि वह आज अपने जो टारगेट था, जो मिशन की सफलता का जो मिशन की सफलता के लिए जो तमाम तरह के जो भी और चंद्रयान-3 का मिशन आज इसीलिए उस सफलता की तरफ अग्रसर है। और शाम को जब चंद्रमा पर चंद्रयान-3 का मिशन हमारा सफलता के साथ पूरा होगा और जब भारत का तिरंगा वहाँ लहराएगा, तो यह भारतीय के लिए सीना चौड़ा करने और हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। हर भारतीय का सीना गौरवान्वित और हर भारतीय गौरवान्वित अपने को महसूस करेगा। दुनिया के पटल पर आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। आज इसी विषय पर हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं बात करने के लिए। दीपक शर्मा जी साइंस टीचर हैं और अनेक वर्षों का उनका अनुभव है। लगातार अपने शोध के माध्यम से, अपने नए-नए प्रयोग के माध्यम से बच्चों को, जो युवा पीढ़ी है, उसको बताते हैं कि साइंस का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है और किस तरह से साइंस के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है लगातार अनेक वर्षों से। और आज वह क्षण आ गया है जिसका सपना सभी ने देखा था। और मैं अब दीपक शर्मा जी से आप सबका परिचय कराता हूँ। और इसके साथ मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया का अपडेट आपको समय से मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। चंद्रयान-3 की लैंडिंग का इंतजार लगभग खत्म होने को है। इसरो ने संभावनाएं जताई है कि 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे चंद्रयान-3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। देश में चारों ओर चंद्रयान-3 को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन क्या आप भारत के पहले मून मिशन यानी चंद्रयान-1 के बारे में जानते हैं? उस दौरान चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर इसका क्या सबूत होगा कि चंद्रयान-1 चांद पर पहुंचा था। कहा जाता है कि खुद तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इस चर्चा का हिस्सा रहे थे। दरअसल साल 2008 में चांद पर जाने का भारत का पहला मिशन यानी चंद्रयान-1 महज एक ऑर्बिटर था। उस दौरान अंतरिक्ष यान को तैयार किया जा रहा था। तब तत्कालीन एपीजे अब्दुल कलाम इसरो के दफ्तर पहुंचे थे। एक मीडिया रिपोर्ट में इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर के हवाले से बताया गया था कि कलाम ने तब वैज्ञानिकों से पूछा था कि चंद्रयान-1 के पास ये दिखाने के लिए क्या सबूत होगा कि वो चांद पर पहुंचा था। कहा जाता है कि तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि यान चांद की सतह की तस्वीरें ले लेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कलाम ने सिर हिलाया और कहा कि ये पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत यान में एक उपकरण होना चाहिए जिसे चांद की सतह पर गिराया जा सके। तब इसरो ने कलाम की सलाह को माना और यान के डिजाइन में कुछ बदलाव किए। इसके चलते ही मून इम्पैक्ट प्रोब लूनर सरफेस पर पहुंचा था और चांद की पहली भारतीय चीज बना। भारत का चांद पर पहला मिशन चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष यान चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर केमिकल, मिनरलॉजिकल और फोटोजियोलॉजिक मैपिंग के लिए चक्कर काट रहा था। यान में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 उपकरण भी शामिल थे। मिशन के सभी अहम उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मई 2009 में ऑर्बिट को 200 किलोमीटर बढ़ा दिया गया था। 29 अगस्त 2009 में इसरो का अंतरिक्ष यान के साथ संपर्क टूट गया था।
चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की फोटो। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद के धरती की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया है। उस तस्वीर में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चांद की फोटो को दिखाने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे सबसे अगर नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी खोज निकाला था। और आपको पता ही होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर पानी खोज लिया जाता है तो वैज्ञानिकों की भी दिलचस्पी ऑब्जेक्ट को लेकर बढ़ जाती है। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई, लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद की जमीन पर सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया। इस बार फिर भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन चांद की सफल उड़ान के लिए रवाना किया है। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसे पृथ्वी का अंडाकार चक्कर लगाते हुए चांद तक पहुंचना था। इसरो ने 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया है। अब चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहा है। चांद के चारों तरफ 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर के अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। इसी दौरान चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के करीब पहुंचकर उसकी कुछ फोटो खींच ली है। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के एक दिन बाद भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने रविवार के दिन चांद को चंद्रयान 3 द्वारा देखा गया एक वीडियो जारी किया है, जिसे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं और साथ ही उन फोटो के बारे में आपको रोचक जानकारियां देने वाले हैं। 14 जुलाई को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के 3 हफ्तों बाद इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर चंद्रमा की कक्षा की तरफ उठाने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। इस प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर उस पथ पर जाना शुरू कर दिया जो इसे चंद्रमा के नजदीक ले जाएगा। जल्द ही इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाला जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई चंद्रमा की तस्वीरों के बारे में। चंद्रयान ने जो तस्वीर भेजी है उन तस्वीरों में काफी ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। यह गड्ढे चांद की सतह पर मौजूद है। चंद्रयान 3 इस बार इन्हीं भयानक गड्ढों के बारे में जानकारियां हासिल करने वाला है। चंद्रयान से ली हुई चांद की पहली तस्वीर देखिए। हर तस्वीर में बाएं तरफ गोल्डन रंग का कुछ दिखाई दे रहा है। यह गोल्डन रंग चंद्रयान का सोलर पैनल है और सामने चंद्रमा की सतह और उसके गड्ढे दिख रहे हैं। ये हर फोटो में बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे चंद्रयान चांद की धरती के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे ये गड्ढे भी बढ़ते जा रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 से ली गई चांद की तस्वीरों को रविवार के दिन उसके ऑर्बिट बदलने से 1 या 2 घंटे पहले ही जारी किया था। जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चांद का चक्कर लगाते हुए कामयाबी से अपना ऑर्बिट भी बदल लिया है। 14 अगस्त की दोपहर में इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डीऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में चला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि चांद के ऑर्बिट को पकड़ने के लिए चंद्रयान 3 की गति को करीब 3600 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास किया गया था, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी धरती की तुलना में 6 गुना कम है। अगर ज्यादा गति रहती तो चंद्रयान इसे पार कर जाता। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान की गति को कम करके 2 या 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया। इस गति की वजह से वह चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़ पाया। अब धीरे धीरे चांद के चारों तरफ उसके ऑर्बिट की दूरी को कम करके दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आज से पहले वहां पर केवल ऑर्बिटर पर ही जानकारी ली गई है। अभी तक किसी भी रोवर ने वहां से जानकारी नहीं भेजी है, इसलिए अब भारत ने अपना मिशन वहां पर भेजा है। और जब वहां पर उतरेगा तो वहां पर मौजूद नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि चांद के इस भाग में आम इंसान के फ्यूचर में काम आने वाली कोई बड़ी एनर्जी सोर्स के बारे में पता लग सके।
जो आज पेट्रोल और डीजल बहुत बड़ी जरूरत बन चुके हैं, अगर वहां तीसरा एनर्जी सोर्स मिल जाए तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इस बार चंद्रयान 3 को चांद के डार्क साइड में लैंड करना है। हालांकि चांद के डार्क साइड में लैंड करना इतना भी आसान नहीं है। चलिए उससे पहले हम आपको चांद के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाता है। मनुष्य और टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे विकास किया है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड की चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रहती है। सदियों से चंद्रमा का मानव इतिहास और मानव संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चला है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चांद की धरती पर चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग इतनी आसान क्यों नहीं है। चंद्रयान 3 को चांद पर डार्क साइड में लैंड करना है, तो चलिए जानते हैं डार्क साइड क्या है और इसका अर्थ क्या है। जो हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है वही है डार्क साइड। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। यहाँ तक सूर्य से आने वाला रेडिएशन भी नहीं है, इसीलिए यहाँ जीवन के निशान मिलने की उम्मीद है। और इस जगह को ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, इसीलिए भारत बार बार इसी जगह उतरने की कोशिश करता है। चंद्रयान 2 में इसी जगह उतरते समय किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लैंडर ने चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी और अब भारत दोबारा उसी जगह पर लैंड करने का प्रयास कर रहा है। चांद का डार्क साइड काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ का तापमान भी काफी ज्यादा कम रहता है, इसलिए यहाँ पर बर्फ पाए जाने के लिए संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से किसी भी स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती। चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। साथियों, साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान खोज करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। चलिए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि चांद की धरती में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया है।